इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर यूपी की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में आईआईटी बनाने के बजाय एसआईटी बनाई जा रही है। उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि अखिलेश यादव को इस मामले को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं कांग्रेस ने अखिलेश यादव के बयान का समर्थन किया है। राम मंदिर दान मामले की जांच और सियासी बयानबाजी के बीच अब ये मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। चुनावी बिसात बिछने से पहले आरोपों की राजनीति गर्म है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि 2027 की चुनावी लड़ाई अयोध्या के राम मंदिर और कथित चंदा चोरी के आरोपों के इर्द गिर्द सिमटती दिख रही है। अब अखिलेश यादव के नए बयान ने सियासी तूफान ला दिया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, बीजेपी का भ्रष्ट शासनकाल दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश में बननी चाहिए आईआईटी पर बन रही है एसआईटी। अखिलेश यादव के बयान से सियासी गर्मी बढ़ गई है। योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव हमेशा विरोध करते हैं। ये सरकार का नहीं बल्कि ट्रस्ट का मामला है। एसआईटी जांच कर रही है। वहीं राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप का कहना है कि अखिलेश को चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अखिलेश जी हमेशा विरोध करते हैं, उनको पता है वो ट्रस्ट का मामला है, सरकार से कोई ताल्लुकात नहीं है। ट्रस्ट के लोगों ने अपील किया कि एसआईटी से जांच करा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित कर दी और जांच भी शुरू हो गई है। जो जांच रिपोर्ट आएगी अखिलेश को भी भिजवा देंगे अगर कहेंगे तो। अखिलेश जी अपनी जिम्मेदारी से मुकरे हैं। विपक्ष की भूमिका शून्य है, लेकिन सरकार अपने किसी भी काम को करने में आगे बढ़ रही है। अयोध्या के इशू पर भी एसआईटी का गठन हो गया है। अखिलेश जी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। योगी जी सक्षम हैं, हर समस्या का हल ढूंढ लेंगे। जहां बीजेपी अखिलेश यादव पर हमलावर है, वहीं कांग्रेस सपा के सुर में सुर मिला रही है और पूछ रही है कि आज तक किस एसआईटी का रिजल्ट आया है, सरकार बताए। बिल्कुल सही कहा अखिलेश यादव जी ने। आज तक किस एसआईटी का कोई रिजल्ट आया है बताएं। 89 से ज़्यादा एसआईटी योगी सरकार ने बनाई, उसमें कितने लोगों को दोषी किया गया ये बताएं। ये एसआईटी सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे कुछ कालनेमियों को बचाने का एक कुत्सित प्रयास है। जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं वो बच जाएं। वो जिन लोगों ने चंदा चोरी का, जिन लोगों ने चढ़ावा चोरी का, जिन लोगों ने पाप किया है, उनको संविधान से बचाने के लिए एक कोशिश है। धर्म के संविधान से तो वो बच नहीं सकते, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार ऐसे कालनेमियों को बचाने की कोशिश करके अपने आप को रावण के साथ होने का दावा मुझे लगता है करेगी आगे। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईटी का गठन सत्ता में बैठे कुछ कालनेमियों को बचाने के लिए किया गया है। अब देखना होगा कि सियासी शोर में एसआईटी की जांच में क्या निकलता है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। अयोध्या से राम मंदिर दान पेटी विवाद को लेकर बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें, तपस्वी छावनी पीठ के जगत गुरु परमहंसाचार्य ने इस मामले में राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले के पीछे साजिश हो सकती है और इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव के नार्को टेस्ट की मांग उठाई। परमहंसाचार्य के इस बयान के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज होने के आसार है। बिल्कुल जो है जांच हो रही है, निष्पक्ष जांच हो रही है और सारे तथ्य सामने आएंगे। लेकिन जब तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव का नार्को टेस्ट नहीं होगा तब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आएगी। मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी अखिलेश यादव का नार्को टेस्ट हो। जब सबसे पहले इसमें अखिलेश यादव को पता लग गया, जो राम मंदिर नहीं आए आज तक, उनको सबसे पहले पता लग गया कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो गया। इसलिए जो है इसमें
अब रुक कर लेते अगली खबर की। हापुड़ पहुंचे शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने डबल इंजन सरकार को कमजोर बताते हुए कई मुद्दों पर सवाल उठाए। अयोध्या मंदिर में चोरी के मामले पर उन्होंने कहा कि मामले पर लीपापोती की जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि योगी संत नहीं बल्कि राजनेता हैं। उन्होंने सीएम योगी को लेकर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गौ माता की रक्षा करने वालों को ही हिंदू समाज वोट देगा। उनके इस बयान के बाद अब सियासी हलचल तेज हो गई है। डबल इंजन की सरकार जो है दुर्गुण है, गुण नहीं है। डबल इंजन की सरकार का मतलब एक इंजन जो है कमजोर है, तभी ना तो डबल इंजन से जो रेलगाड़ी कमजोर इंजन वाली होती है उसमें डबल इंजन लगाया जाता है। तो इसका मतलब कि केंद्र की सरकार कमजोर है, तब इनको राज्य से डबल इंजन चाहिए होता है। एक बात, एक तो ये कमजोरी का लक्षण है, ये गुण नहीं है और अवगुण है। दूसरे, डबल इंजन वहां बनाया जाता है जहाँ चोरी करनी हो, कि भाई हमारा आदमी बैठ जाएगा हर जगह पे तो हम जो चाहेंगे कर लेंगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इसलिए डबल इंजन सरकार बहुत बड़ा चला हुआ है, इसको गुण मत समझिए, ये अवगुण है। ऐसी सरकारें बनाइए जहाँ दो तरह की सरकारें हो ताकि कोई चोरी न कर पाए, एक दूसरे की चोरी कम से कम उजागर करें लोग। अगर एक ही लोग सब जगह पे होंगे फिर तो कोई किसी का उजागर ही नहीं करेगा। अयोध्या में क्या हो रहा है, वहाँ चढ़ावा चोरी हो गया, अब कोई किसी को नहीं बोल रहा है, सब एक दूसरे को बचा रहे हैं, दीपापोती कर रहे हैं। इसलिए डबल इंजन की सरकार बिल्कुल गलत है, जनता के हित में नहीं। आगामी विधानसभा में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और भी साथ में राज्यों में होने वाला है, इसमें गौ माता की रक्षा की सरकार बनेगी। जो गौ माता की रक्षा के लिए आएगा हिंदू उसी को वोट देने वाला है, तय है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर चंदौली से है, जहां जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति यानी दिशा की बैठक को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद वीरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, लेकिन इस बार बैठक को पूरी तरह से बंद कमरे में रखा गया। जनपद के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर मंथन के लिए जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे, लेकिन मीडिया को बैठक से दूर रखा गया। मीडिया की एंट्री नहीं होने को लेकर कई तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि पिछली बैठक में हुई किरकिरी के बाद इस बार जनप्रतिनिधि और अधिकारी ज्यादा सतर्क नजर आए। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल और पीएससी की तैनाती की गई है। फिलहाल बंद कमरे में हुई दिशा की बैठक लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर दिल्ली से है, जहां कालिंदी कुंज के पास यमुना किनारे झुग्गी बस्ती पर नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक यहां 300 से ज्यादा ढांचों को हटाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह इलाका संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसके चलते अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का भी पूरा ख्याल रखा गया। फिलहाल प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल बनी हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा को लेकर बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको बता दें, बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण पार्टी के राज्य मुख्यालय पहुंचे, जहां वो ओबीसी मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे। बैठक में संगठन को मजबूत करने, आगामी रणनीति और ओबीसी वर्ग से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना बताई जा रही है। पार्टी की तैयारियों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर यह बैठक अहम मानी जा रही है। बैठक में क्या रणनीति तय होती है, इस पर भी सभी की नजरें बनी हुई हैं। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। वाराणसी में भीषण गर्मी के बीच राहत की आस में एक अनोखा प्रयास देखने को मिला। आपको बता दें, काशी के प्रसिद्ध शहनाई वादक महेंद्र प्रसन्ना ने तुलसी घाट पर बारिश के आह्वान और तपती गर्मी से राहत की कामना के साथ राग मेघ की प्रस्तुति दी। मान्यता है कि राग मेघ का संबंध बारिश और प्रकृति से जुड़ा हुआ है। इसी भावना के साथ महेंद्र प्रसन्ना ने शहनाई की मधुर धुनों से माहौल को भक्तिमय बना दिया। इस खास प्रस्तुति के दौरान उन्होंने गर्मी से राहत और अच्छी बारिश की कामना की।
मैं विगत 18-20 वर्षों से मैं कार्यक्रम ये करता चला आ रहा हूँ। 18 साल तो पूरा हो गया और मैं तभी करता हूँ जब कहीं बारिश नहीं होता है तब। तो काशी नगरी में एकदम बारिश नहीं हो रहा है, आप सभी लोग देख रहे हैं। काशी की जनता बेहाल है, जन जंतु बेहाल, चिड़िया पंछी सब पानी के लिए तरस रहे हैं। तो इसलिए मैं भगवान इंद्र के प्रार्थना के लिए मैं आता हूँ। और ये आपको रीवा घाट है, रिमझिम बरसे के सावन की फुहार लेकर के मैं रीवा घाट पे आया हूँ और मैं विगत कई वर्षों से बजाता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ, माँ गंगा के पहले पूजा करता हूँ। पूजा अर्चन में आपने देखा होगा कि मैं धोती चढ़ाया, माला फूल जो भी चढ़ाया मैंने और पूजा किया। भगवान भास्कर, भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मैंने राग में। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बुलंदशहर के अहमदगढ़ क्षेत्र में चल रहे ओयो होटल पर प्रशासन और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, नायब तहसीलदार और शिकारपुर अहमदगढ़ थाना प्रभारी ने भारी पुलिस बल के साथ कई होटलों पर छापेमारी की है। लगातार इन होटलों में अवैध गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान होटल संचालकों के रजिस्ट्रों की जांच की गई और जरूरी जानकारी जुटाई गई। वहीं प्रशासन ने होटल संचालकों को नियमों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी है। देर शाम हुई इस कार्रवाई में होटल संचालकों में हड़कंप मच गया है। अब रुक कर लेते अगली खबर के। दिल्ली के कृषि भवन में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान कृषि किसान कल्याण और ग्रामीण विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा के तहत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश की विकास और प्राथमिकताओं और राज्य से जुड़े मुद्दों को केंद्र सरकार के सामने रखा। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश के हितों को प्राथमिकता देते हुए राज्य को हर संभव सहयोग और सहायता उपलब्ध कराएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर गाजियाबाद से है, जहां ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई तेज हो गई है। आपको बता दें, मामला ग्राम कुशलिया का है, जहां करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत की भूमि को कब्जा मुक्त कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए जाने का आरोप है। इस जमीन पर फैज़े आम मदरसा मिसबाह उल अलम नाम से निर्माण होने की बात सामने आई है। प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार ये जमीन खाद के गड्ढे और रास्ते के लिए दर्ज है। आरोप है कि ये कब्जा यामीन पुत्र गनी द्वारा किया गया था, जिसका अब निधन हो चुका है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच के बाद जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की तैयारी में जुटा है। ये ग्राम कुशलिया में खसरा संख्या 1061 और 1067 जो कि खाद के गड्ढे एवं रास्ते की भूमि है, इसकी शिकायत हमें प्राप्त हुई थी। तत्क्रम में हमारे द्वारा इसमें जांच कराई गई, पैमाइश कराई गई और सभी आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए इसमें यामीन पुत्र गनी के द्वारा अवैध मदरसा निर्मित करा गया था, जिसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आज की जाएगी। ये लगभग जो इमारत है वो लगभग 20 से 25 वर्ष पुरानी है, जिस पर हमने आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है और इसमें अधिक विधिक कार्रवाई हमारे द्वारा लगातार। कुशलिया में एक मदरसा था जिसको सुबह द्वारा अवैध पाया गया था और इसी आधार पर उनके द्वारा आज इसको गिराए जाने के परमिट लिया गया था। इसी परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात किया गया है, जो आप देख रहे हैं शांतिपूर्वक। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। दिल्ली से सियासी हलचल बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। प्रियंक खड़गे ने कहा कि अगर आरएसएस अपने कामकाज को पारदर्शी बताता है तो संगठन की संरचना, फंडिंग, जवाबदेही से जुड़े सवालों पर भी स्पष्ट जानकारी सामने आनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि इन मुद्दों को लेकर उन्होंने मोहन भागवत को पत्र लिखा था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। वहीं आरएसएस प्रमुख को मिली सुरक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने सवाल उठाए और पूछा कि आखिर किस आधार पर उन्हें इतनी सुरक्षा दी जा रही है। कांग्रेस के इन सवालों के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। According to the annual report 2025 released by the Akhil Bharatiya Pratinidhi Sabha,
the highest decision making body of the RSS. The organization has a significant footprint in Karnataka. ಇದು ನನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ವರದಿ ಇರೋದು RSS ಅವರದು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ 4127 ಡೈಲಿ ಶಾಖಾಸ್, 1389 ವೀಕ್ಲಿ ಮಿಲನ್ಸ್ and 60 ಮಂತ್ಲಿ ಮಂಡಲೀಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ವರದಿನಲ್ಲೇ ದಿ RSS ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮೊಬಿಲೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್. ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ 2195 ಸಮಾಜೋತ್ಸವಾಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ 19,61,158 participants. They have done 562 route marches across the state of Karnataka, covering up to 3 kilometers with 2,21,963 uniformed participants. Uniformed participants. Andre, what does it show? That they are organized, that they converge under the name of Rashtriya Swayam Sevak Sangha. अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। देहरादून में पर्यटन विकास को लेकर अहम बैठक हुई। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने IHM गढ़ी कैंट में UTDB बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पर्यटन से जुड़े प्रस्तावों, भविष्य की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा की गई। सरकार की ओर से पर्यटन क्षेत्र के विकास और नई संभावनाओं को लेकर आगे की रणनीति पर मंथन किया गया। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। सहरसा में शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बिहार राज्य के प्रारंभिक शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने जिला पदाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों ने प्रोन्नति, ऐच्छिक स्थानांतरण और 4 महीने से लंबित वेतन भुगतान की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। संघ के जिला अध्यक्ष निरंजन कुमार ने कहा कि नियमावली में प्रावधान होने के बावजूद नियोजित शिक्षकों को अब तक इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो मानसून सत्र के दौरान बिहार विधानसभा का घेराव किया जाएगा। धरना प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए और सरकार से जल्द कार्रवाई की मांग की गई। सूबे के नियोजित शिक्षकों को आज 4 माह से वेतन की लाला पड़ी हुई है, जिनको लेकर राज्य के जिले के तमाम मुख्यालय पर आज 1 दिवसीय धरना रखा गया। साथ ही शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2006, 2008, 2012, 2020, 2023 में नियमावली में जो प्रदत्त अधिकार है, दंड तो विभाग देती है और लाभ की जब बात होती है उनको लटकाए हुए रखते हैं। और उसी लटकाए क्रम में भ्रष्टाचार विभाग में चरम पर है। आज किसी भी प्रकार का एरियर हो, मातृत्व अवकाश हो, चिकित्सा अवकाश हो और वैतनिक हो, ये तमाम भुगतान कराने की दिशा में शिक्षकों की चप्पल घिस जाती है। मांग यही है कि हम लोगों का जो वेतन है समय सरकार नहीं दे रही है। ठीक, उसके बाद है कि जो हमारे घर में बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई सब ठप रहे हैं और घर में बूढ़े बूढ़ी जो है वो भी बंद है। दवाई से हम लोग परेशान हैं। ठीक, और हम लोगों को जो है कालबद्ध प्रोन्नति और पुरानी पेंशन जो है वो लागू करे, नहीं तो हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।